कैसी रही आपकी जर्नी पुतिन से लेके मोदी जी से लेके पास में अब जॉर्ज बुश और अटल बिहारी वाजपेयी तक? ये सब काम विदेश मंत्रालय में होता है और उस डिवीज़न का, जिसको हम प्रोटोकॉल डिवीज़न कहते हैं, उस डिवीज़न का हेड मैं था। क्योंकि अमेरिका जिस तरह से दबाव डाल रहा है और हमारा अमेरिका के साथ जो तनाव चल रहा है वो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो टैरिफ जो है उसका असर अभी धीरे धीरे अमेरिका पे भी पड़ेगा। और आज तक अमेरिका ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई 65-70 ऐसे युद्ध चालू किए हैं। तो टैरिफ जो है उसका असर अभी धीरे धीरे अमेरिका पे भी पड़ेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। हमारी खास पेशकश लेकर बात में दम है। भारत और अमेरिका के रिश्तों में इन दिनों बहुत तनाव देखा जा रहा है। साथ ही साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है भारत के, उसमें काफ़ी चेंजेस दिख रहे हैं। चीन एक बार फिर से भारत का अलाय बनता हुआ दिख रहा है। तो क्या चाइना वाकई भारत का दोस्त है या फिर एक डिकॉय है? अमेरिका की नीति टुवर्ड्स पाकिस्तान बहुत सॉफ्ट हो गई है। अमेरिका वाकई पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है या भारत पर प्रेशर टैक्टिक्स है? अमेरिका का कोई प्लान है टुवर्ड्स पाकिस्तान? और पाकिस्तान और बांग्लादेश में क्या हो रहा है? इन सब चीज़ों को बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व राजनयिक जुड़ रहे हैं। आज बेहद खास मेहमान, स्वागत कीजिए पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी का। चक्रवर्ती जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। अब जब मैं यहाँ पर आया और मैं आपके घर में देख रहा था, कुछ पिक्चर्स देख रहा था, उसमें आपको मैंने देखा आप जॉर्ज बुश के साथ नज़र आ रहे हैं, आप अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ नज़र आ रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री। आप पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन जी के साथ नज़र आ रहे हैं, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ भी नज़र आ रहे हैं, आप पुतिन के साथ भी नज़र आ रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा हैरत में पड़ गया कि मुझे लगा कि आप तो एक चलते फिरते काइंड ऑफ इंसाइक्लोपीडिया हैं आप फॉरेन रिलेशंस में, जितने लोगों के साथ आपने काम किया। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा ग्लिम्स चाहूँगा आपकी जर्नी का, कि कैसी रही आपकी जर्नी पुतिन से लेके मोदी जी से लेके पास में अब जॉर्ज बुश और अटल बिहारी वाजपेयी तक की तस्वीरें। हमने एपीजे अब्दुल कलाम की तस्वीर भी देखी है। ये जो तस्वीरें आपने देखी जो मेरे यहाँ घर में है, वो बेसिकली तब जब मैं चीफ ऑफ प्रोटोकॉल था। तो एज यू नो, चीफ ऑफ प्रोटोकॉल विदेश मंत्रालय में उनका काम होता है वीवीआईपी विजिट्स, जिसको हम वीवीआईपी कहते हैं, फॉरेन विजिट्स। और हमारे प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के विजिट्स वो हैंडल करते हैं, मतलब वो कोऑर्डिनेट करते हैं। उनको रिसीव करना, इनको उनके साथ बातचीत करना, फिर उनको कई जगह दिखाना, ये सब काम विदेश मंत्रालय में होता है। और उस डिवीज़न का, जिसको हम प्रोटोकॉल डिवीज़न कहते हैं, उस डिवीज़न का हेड मैं था ऑलमोस्ट अबाउट 4.5-5 ईयर्स। तो उस दौरान ये लोग आए गए। कितना लंबा एक, मतलब 3-4 दशक मान लें आप, 4 दशक तक आप रहे इस पूरे आईएफएस हाँ, सर्विस में? पूरे आईएफएस में मैं रहा 37 साल। हाँ, लगभग 4 दशक हो हाँ, गए, 40 साल चार लगभग दशक, 40। हाँ बिल्कुल। हाँ। तो ये अमेरिका के साथ इतनी टेंशन क्यों हो गई आजकल? डोनाल्ड ट्रंप क्या चाह रहे हैं? अमेरिका क्या चाह रहा है भारत से? देखिए, अमेरिका के साथ हमारे टेंशन नए नहीं हैं। मतलब अच्छा। हमारे स्वाधीनता के बाद जब से कोल्ड वॉर शुरू हुआ था, तब से हमारी कुछ टेंशन्स थी उनके साथ। विदेश नीति हमारी वो पसंद नहीं करते थे, क्योंकि हम नॉन अलाइंड थे। बिल्कुल। और वो चाहते थे कि आप उनके पिट्ठू बने। ये हमेशा जैसे उनकी पाकिस्तान को बना रखा है। जैसे पाकिस्तान को उन्होंने बनाया भी, वो आज भी उनके नॉन नेटो अलाई हैं टेक्निकली, मतलब। अच्छा। हाँ हाँ, सियाटो, सेंटो वगैरह जो बने थे जब शीत युद्ध हो रहा था, तब से वो उनके मतलब लगे हुए हैं उनके साथ। तो इसलिए उनका एक खास स्थान है और हमारा अलग खास स्थान है, क्योंकि हम नॉन अलाइंड थे। हमने बोला हम किसी के साथ किसी गुट में नहीं जाएंगे। तो वो नीति चली। तो कोल्ड वॉर में तो थोड़ा सा टेंशन तो था ही, पर ऐसी बात नहीं है। हमारे रिश्ते बाकी तरह से बढ़ते गए। हमारे लोग वहाँ सेटल करते गए। उनके बड़े बड़े कंपनियों के अभी सीईओ भी बनते गए। भारतीय मूल के लोग हैं। तो ऐसी बात नहीं है। और हमारे साथ स्टूडेंट्स, ये वो कल्चरल वगैरह वो चलता रहा। डिफेंस साइड में कुछ खास नहीं हुआ, क्योंकि वो पाकिस्तान को
सपोर्ट करते थे और उनको डिफेंस मटेरियल देते थे, तो ये सबको मालूम है। उसके बाद जब हमारा जो अर्थनीति का जो आर्थिक जो हमारा उदारीकरण का दौरा है। उदारीकरण का दौरा आया और उसमें बढ़ता चला गया, तो तब अमेरिका और कोल्ड वॉर भी ख़त्म हो गया। हाँ, तो उसमें तब थोड़ा सा रीअलाइनमेंट की बातें शुरू हुई। अलाइनमेंट तो नहीं कहूँगा, पर रीअप्रेजल कहूँगा। तो फिर उसमें बातचीत शुरू हुई। हमने फिर पूरा जो रिलेशनशिप था वो बदला, इकोनॉमिक चला गया, में सर्विसेज में बहुत है हमारे लोग वहाँ, डिजिटल सर्विसेज, आईटी में बहुत लोग हैं, तो वो बढ़ता चला गया। तो अमेरिका अब हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया था। तो ये स्तर पे पहुंच गए थे हम। हमने उनसे डिफेंस की मटेरियल भी काफ़ी खरीदी, जो हमारे मिलिट्री फोर्सेस ने यूज़ किया है, अभी भी यूज़ कर रहे हैं, और वो उसको कई चीज़ें जो है वो पसंद भी करते हैं उसको। वैसे ज़्यादातर 70% हमारी रशियन मतलब इक्विपमेंट है, पर हमारे पास फ्रांस का भी है, बाकी देशों का भी है, इटली का है, सबका है, जर्मनी का है, सबमरीन्स वगैरह हमने लिए थे। तो ये माहौल था। अब आप पूछेंगे कि क्या हुआ ट्रंप के रजीम में क्या हुआ। अब देखिए, ट्रंप ने पहली रजीम में, जिसको हम ट्रंप 1.0 कहते हैं, तब तो नॉर्मल था, कोई ऐसी बात नहीं हुई कि जी जो हम जिसे कहते हैं को बड़े अच्छी फ्रेंडशिप रही। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ आए, सब कुछ हुआ, हमारी ट्रेड बढ़ती चली गई, बाकी सब कुछ अच्छा था। ये ट्रंप 2 में आके जो समस्याएं जो अभी हम देख रहे हैं वो मेनली टैरिफ की वजह से है, क्योंकि और यूक्रेन वॉर की वजह से है, और फिर हमारा एक छोटा सा झड़प हो गया पाकिस्तान पे। तो वो ये 2-3 कारण है जिसमें से CIA नहीं चाह रहा था कि भारत अटैक करे। नहीं, वो तो खैर वो कभी भी नहीं चाहते हैं। वो तो चाहते हैं कि आप लोग मतलब वो कर लें, सीज़फायर कर लें, वो क्योंकि वो जानते हैं पाकिस्तान के ऊपर हम हावी हो जाएंगे, और पाकिस्तान के साथ उनके अच्छा, बड़े पाकिस्तान को ठोकने पे उनको क्यों तकलीफ होती है? क्योंकि वो उनके एलाई हैं, अभी भी एलाई हैं वो। और पाकिस्तान मिलिट्री जो पाकिस्तान कंट्रोल करती है, उनसे वो बहुत सुविधा लेते हैं। जैसे अफ़गानिस्तान की कोई मसला हो या ईरान का कोई मसला हो, उनके स्पाई प्लेन्स वगैरह उनको वो सुविधाएं देते हैं। ईरान बॉर्डर भी है, अफगानिस्तान बॉर्डर भी है, वो स्पाई प्लेन्स वगैरह हैं। और कुछ लोग तो कहते हैं, मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता, कि अमेरिकन्स ने कुछ न्यूक्लियर वेपन्स भी वहाँ स्टोरेज में रखा हुआ है पाकिस्तान में। वो जहाँ हमने वो जो नूर खान एयरबेस, हाँ, वो जहाँ हमने अटैक किया था, वहाँ जो हिल साइड है, कई सैटेलाइट पिक्चर्स निकले हैं उसके, उसमें बड़े बड़े टनल्स हैं, और फिर अंदर मेरे ख्याल स्टोरेज के। कुछ लोग कहते हैं, एक पाकिस्तानी जो रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर थे, वो कहते थे अमेरिकन हमें वहाँ घुसने नहीं देते थे, उनके लोगों को भी उस एरिया में नहीं जाने, वो उनका कंट्रोल था सिर्फ। तो ये सब चीज़ें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, जो लोग कुछ लोग जो स्ट्रेटेजिक जो ऑब्जर्व करते हैं, वो कहते हैं कि शायद उसकी वजह से भी हो सकता है। तो ये है उनका बड़ा घनिष्ठ काइंड ऑफ रिश्ता। पर इकोनॉमिक साइड में पाकिस्तान को तो हमें मालूम ही है पाकिस्तान कितना ताकतवर है आर्थिक वहाँ के रूप से। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हाँ, किसी मुल्क में जाते हैं तो कहते हैं कटोरा लेके आगे मांगने के लिए। हाँ, ये सब तो बोला जाता है। शहबाज शरीफ कहते हैं, बिल्कुल, वो खुद ही कहते हैं। अरे भाई, सबसे अजीब बात तो ये है कि बांग्लादेश जो मतलब एकदम नीचे स्तर पे था आर्थिक दृष्टि से, उसको किसिंगर ने बड़ा मतलब खराब शब्दों में कहा था, इंटरनेशनल बास्केट केस, हाँ, बड़ा ऐसा कहा था। वो आगे निकल गया है पाकिस्तान से, वहाँ की करेंसी सब कुछ, किसी भी चीज़ में आप देख लो, वो पाकिस्तान से आगे है। अब उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, बस इतना ही फ़र्क है। उनका जीडीपी उनसे बढ़ गया है, और उधर पाकिस्तान में पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं था, तो वो बढ़ता चला गया। अब उनकी पॉपुलेशन 25 करोड़ के करीब हो गया होगा। और वहाँ बांग्लादेश ने बड़ा अच्छा काम किया है, उसमें उन्होंने फैमिली प्लानिंग वगैरह में भी। तो उनका पॉपुलेशन अभी 170 17 करोड़ है। तो वो कहाँ है, और वो उनकी जीडीपी भी ज़्यादा हो गई है।
पर कैपिटा इनकम भी ज़्यादा हो गई, वो तो हमसे मुकाबला करने लगे। करेंसी मजबूत है उनकी, इंडिया करेंसी के equal में करेंसी भी currency उनकी बहुत मजबूत है। टाका उनकी हमारे रुपए के बिल्कुल बराबर है, और बिल्कुल। पाकिस्तान से लगभग हाँ 3 गुना ज्यादा, हाँ, 3 साढ़े 3 गुना, 3.5 गुना ज्यादा। बिल्कुल। तो ये है माहौल, और ट्रम्प साहब ने जो आके किया है उसकी वजह तो मैंने बता दी है। अब उस पर इम्पैक्ट तो हमारे ऊपर हुआ है, क्योंकि हम रशिया से तेल खरीदते हैं, उसकी वजह से ट्रम्प नाराज़ हैं, क्योंकि ट्रम्प को इंडिया को तेल भी बेचना है। वो चाहते हैं इंडिया रशिया से मत खरीदे, और वो देखिए वो बड़ा बिजनेस माइंडेड आदमी है, उसको सिर्फ बिजनेस और ये समझ, वो फॉर्मल पॉलिटिक्स उसने बहुत सालों बाद की। ही वॉज नॉट अ फॉर्मल पॉलिटिशियन, न ही कांग्रेसमैन था, न ही सेनेटर था, न ही किसी स्टेट का गवर्नर था। वो अचानक उसने, उसके पास पैसे थे, पैसे बहुत है, पैसे की वजह से उसका दबदबा बढ़ गया, तो वो रिपब्लिकन पार्टी में वो उसका लीडर बन गया, प्रेसिडेंट बन गया है। डोनाल्ड ट्रम्प WWE खेलते थे रिंग में आके, बहुत कुछ करते थे वो बिजनेस फील्ड में, मौज मस्ती वाले उनके इंसान है। उन्होंने यहाँ भी इन्वेस्ट कर रखा है इंडिया में। हाँ हाँ, यहाँ पे ट्रम्प टावर और पता नहीं क्या क्या रियल सब एस्टेट कुछ और है, ये तो वो। बिजनेस मैन है वो असली में। तो वो समझते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी बिजनेस ही है, इसी तरह से हम उस पर बिजनेस जो टेम्पलेट है उसको लगा के मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। मतलब लगता है ऐसे ही है, सब लोग जो एनालिसिस करते हैं वो यही कहते हैं। नहीं, लेकिन टैरिफ क्यों डालना चाह रहे हैं? तेल की वजह से। तेल अमेरिका भी लेता है रशिया से, बिल्कुल लेता है, पैलेडियम लेता है, केमिकल्स लेता है, बहुत सारी चीजें फर्टिलाइजर लेता लेता है, है, यूरोप भी लेता है, बहुत सारी चीजें लेता है। चाइना सबसे ज्यादा लेता है। बिल्कुल। भारत पर ही टैरिफ, चाइना पर टैरिफ नहीं लगाया। वो मैं समझता हूँ वो नाराज हैं, गुस्से नहीं, में। वो जो प्रेशर है, कुछ तो नाराजगी है कि हमने ट्रम्प को बोला नहीं कि आप बड़े हमारे गुरु हैं, मालिक युद्ध रुकवा हैं, दिया। हमने उनको मस्का नहीं लगाया, बन मस्का जब होता है ना, और वो नहीं कहते रहे लगाया। बार बार कि हमने युद्ध रुकवाया। हमने कहा है कि जो सीज फायर या जो भी है, सीज फायर तो नहीं कहते हम कहते हैं स्थगित हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, कि हमने, और पाकिस्तान में उनका फ़ोन आया और हम राजी हो गए। बात यह है कि बिहाइंड द सीन्स उनके जो लोग थे, अमेरिकन जो थे, वो पाकिस्तान पर प्रेशर डाल रहे थे। ये बात तो सही है, ये तो हमें मान, पर ट्रम्प को क्रेडिट की ज़रूरत थी, क्योंकि उनको नोबेल प्राइज़ चाहिए। वो कहते कि मैं हर एक महीने एक एक युद्ध बंद कराता हूँ, इस तरह की बातें वो करते हैं। अभी आर्मेनिया अजरबैजान की डील साइन हाँ कर दिया, वो पसंद करते हैं ना कि मैं बीच में खड़ा रहूँगा, बैठा हूँ, बगल दोनों साइड में। उधर रहेंगे, मैं दोनों कहते तरफ। हैं मोदी जी और मुनीर को अगल बगल बिठा के वो आसिम मुनीर को यही करवाना चाह ये रहे थे। इसी वजह से वो मोदी जी वहाँ गए नहीं। ये कैसे हो सकता है? कहाँ एक जनरल जो पाकिस्तान का, और कहाँ मोदी जी? तो ये बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। उसने बुलाया जरूर था मोदी जी को, मेरे ख्याल कनाडा से, जब G20 चल रहा था, या वाशिंगटन आ जाइए, और उस मुनीर को भी उसने वहाँ बिठा रखा था। उसकी मेरा ख्याल ख्वाहिश तो यही थी कि शायद उनको बिठा के मैं कुछ उनसे बातचीत करके हाथ वो मिलाएंगे, और मैं उनको ऐसे ऐसे करके बोलूँगा कि अरे, और G20 के बाद ही बुला रहे थे कि आप डायरेक्ट यहीं आ जाइए, डायरेक्टली उधर नहीं जाना है। और खुद वहाँ एक दिन रह के भाग आए वहाँ से और G20। कहाँ रुके हो? गए और फिर वापस तुरंत बहुत बहुत हाँ, वो जरूरी काम है। एक ही दिन में बहुत ज़रूरी काम। मुझे लगता है यही जरूरी काम था। तो हाँ यही था। और जो मोदी जी ने भी कहा कि मुझे भी बहुत ज़रूरी काम है, मुझे अपने देश में वापस जाना है। वापस जाना है। तो इस तरह की बातें सुनने में आता है। कितना इम्पैक्ट होगा भारत पर? भारत तैयार है इसके? भारत पे देखिए, एक्सपोर्ट्स पे तो इम्पैक्ट होगा, अगर वो पूरा टैरिफ लगाएं 50%, 25 भी लगाएं तो इफेक्ट होगा। टैरिफ का मेरे ख्याल वो जो प्रेशर है वो बेसिकली है कि आप ट्रेड डील में आप अपना मार्केट खोलिए, अमेरिकन गुड्स के लिए इजी कर दीजिए। वो हम राजी थे कई गुड्स के लिए, पर एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है और डेयरी सेक्टर, इसमें हमने रोक लगा रखा था। हमने बोला कि देखिए ये हम खोल नहीं पाएंगे। तो कई सॉल्यूशंस उसमें भी डिस्कस हो रहे हैं। आई एम श्योर मेरे जो कॉलीग्स हैं, जो ट्रेड एक्सपर्ट्स हैं, वो भी मतलब विजुअलाइज करते हैं कि हम तो डायरेक्टली टॉक्स में, हमको पता नहीं है। टैरिफ रेट कोटाज है, TRQ बोलते हैं कि डेयरी में भी या किसी में भी। और एक बड़ी समस्या है उनके यहाँ, जो डेयरी या एग्रीकल्चर जो भी है, वो इंडस्ट्रियल स्केल में होता है। आपने देखा होगा, यूट्यूब में देख लीजिए, मैंने लाखों गाय को एक जगह, बड़ी बड़ी जगह बहुत है उनके पास, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, मतलब लगता है बहुत बड़ी इंडस्ट्री चल रहा है यहाँ पे, पर है तो गाय।
और उनके यहाँ हमको बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो गाय को वेजिटेरियन डाइट नहीं देते। नहीं देते हैं, नॉन वेजिटेरियन डाइट। हाँ, वो उसमें मांस बोन हो- मील मिला देते हैं, मांस खिलाते मांस हैं। के जो बचे टुकड़े होते हैं वो मिक्स कर उसको देते हैं। मिक्स मिक्स करके कॉर्न के साथ या किसी के साथ वो मिला देते हैं। ये हमारा हमको नहीं पचेगा, मतलब हमारी जो कल्चरल जो दूध तो हम एस्पेक्ट है। पूजा के लिए, इसके लिए, उसके लिए, अब देखिए दूध ऐसी उपवास चीज़ में, है, व्रत में बहुत सी चीज़ें। हमारे कल्चर में दूध ऐसी चीज़ है, एक मतलब एक बहुत ही ऐसा है कि Sacred। हाँ सेक्रेड टाइप का भी है, पवित्र पवित्र चीज़ है। और उसमें मांस मांस वगैरह का जो 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 मिलन है, वो मिलावट है, तो वो बर्दाश्त नहीं होता। तो हमने उस पर भी बातचीत हो रही थी कि आप ऐसा करें कि आप जिस डेयरी में इस तरह की बातें नहीं होती हैं या जो मोर ऑर्गेनिक हैं, तो आप वहाँ से हम थोड़ा बहुत ले सकते हैं, पर पूरा मार्केट तो हम नहीं खोलेंगे। खोलेंगे। ये बड़ी बात थी। एग्रीकल्चर में भी यही था कि आप हमारा वीट लीजिए, सोयाबीन लीजिए, कुछ तो हम लेते हैं, हमारे आमंड्स वगैरह। आप जरूर बादाम खाते होंगे, कैलिफोर्निया तो आमंड्स। कैलिफोर्निया आमंड आते हैं, हमारी वाइन ज़्यादा लीजिए कैलिफोर्निया। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो एग्रीकल्चरल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। अगर ओवरऑल देखिए इसको, तो टुवर्ड्स पाकिस्तान की ओर अचानक से इंक्लाइन होना यूएस का, ये सिर्फ भारत पर प्रेशर टैक्टिक्स है या फिर ये सीआई की लॉन्ग टर्म नीति रही है कि नहीं पाकिस्तान को तो रखना है? क्योंकि बीच में हमने देखा था कि पाकिस्तान के लिए जो एड्स जा रहे थे वो बंद करना, ट्रम्प 1.0 में काफ़ी ज़्यादा सैंक्शंस लगे थे, एड्स बंद किए थे, क्रिटिसिज्म हुआ था, वार्निंग मिली थी, लेकिन अचानक से ये ऑप सिंदूर के बाद इतना प्यार उमड़ना और एक दुलारा लाडला बेटे की तरह गोद में खिलाना पाकिस्तान को, ये सिर्फ इंडिया के प्रोस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से है? दोनों है। मैं कहूँगा कि उनका जो लाडलापन बहुत सालों का जो है, जो मैं पहले बताया आपने। बताया, और इंडिया पे प्रेशर डालना भी है। दोनों लेवरेज वो कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि हम पाकिस्तान को थोड़ा और मदद कर देंगे। पाकिस्तान एक प्रॉक्सी कंट्री है, चाइना का भी है, अमेरिका का भी है, और दोनों का एक जगह कन्वर्जेंस है कि इंडिया पे किस तरह से प्रेशर डाल के रखे। पाकिस्तान कैसे मैनेज करता है? पाकिस्तान चाइना वैसे और अमेरिका में 36 कहाँ खड़ा? हाँ, क्योंकि चाइना भी चाहता है पाकिस्तान को, वहाँ ग्वादर बना रहे हैं, वहाँ पे बेस बनाएंगे। चाइना की प्रॉब्लम बताए क्या है, मतलब भू राजनीति में चाइना की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि चाइना को इंडियन ओशन में एक्सेस सिर्फ 2 जगह से है। एक तो है मलाक्का स्ट्रेट्स और एक है लोम्बुक स्ट्रेट्स, और वो इंडोनेशिया में पड़ता है, इंडोनेशिया मलेशिया में पड़ता है। और ये जो जगह है ये किसी भी टाइम हम ब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि अंडमान के वहाँ से निकलता है ना, तो बंद कर वहाँ देंगे। हम ब्लॉक कर सकते हैं। अमेरिका भी अभी ब्लॉक ऑफ कर, सिंदूर में भी तो हमने अपने शिप्स डाल दिए थे वहाँ पे। बिल्कुल, कराची को ब्लॉकेड के ब्लॉक कर धमकी दिया था दी हमने। थी। तो वो चाइना उससे अब उससे निकलना चाहता है, उस डायलेमा से। इसलिए वो चाहता है कि पाकिस्तान के बीच में से आके ग्वादर पहुंच जाए। सोमालिया में उन्होंने एक नेवल बेस बना रखा है, नेवल आर्मी बेस बना रखा है। उनको पैसे वैसे दे के उन्होंने वहाँ एक पोर्ट लेके उसको बना लिया, क्योंकि चाइना की जो अभी एम्बिशंस हैं वो ग्लोबल है। वो मुकाबला करना चाहता है अमेरिका का, क्योंकि उसके पास अब उस तरह की काबिलियत भी आ गई है, क्योंकि मिलिट्री इकोनॉमिक पावर हो गया है। तो इसीलिए चाइना अब अपना क्या कहते हैं, जैसे स्प्रेडिंग इट्स विंग्स बोलते हैं ना, तो वो इंडियन ओशन में तो खैर सबको इंटरेस्ट है, क्योंकि इंडियन ओशन में 60% ऑफ चाइना ट्रेड गोज थ्रू द इंडियन ओशन। सिर्फ चाइना ही नहीं, जो भी ईस्ट वेस्ट ट्रेड होता है, तो इसलिए वो मालदीव्स पे भी नज़र रख रहे हैं कि वहाँ भी एक आइलैंड मिल जाए। हम्बन टोटा पे उन्होंने बहुत बड़ा कोशिश किया, और फिर उन्होंने डेट ट्रैप डिप्लोमेसी जिसे आप बोलते हैं, पैसे दे देंगे फिर आप पेमेंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि छोटे छोटे देश हैं। श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया, तो भारत तो उन्होंने बोला ठीक है आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं तो हमको पोर्ट दे दीजिए। ये उनका मोडस ऑपरेंडाई है, जिसको हम बोलते हैं डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। तो ये चाइना का रवैया रहा है। अब आए कि अभी फ़िलहाल जो हमने देखा चाइना इंडिया में बातचीत, थोड़ा बहुत नॉर्मलाइजेशन है। ऐसा है कि भू राजनीति कभी स्टैटिक नहीं होती है। भू राजनीति में बहुत डायनामिज्म होता है, और जब एक एक पड़ाव पे जब भू राजनीति पहुंचता है तो तब देश उस पर एडजस्ट करते हैं। इसको हम इंटरनेशनल लैंग्वेज में कहते हैं हेजिंग।
अब सारे हेजिंग कर रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, सो लेट अस कीप आवर लाइंस ओपन। और चाइना के साथ तो हमारा ट्रेड भी काफ़ी है, हमारा एडवर्स बैलेंस भी है, ऑलमोस्ट $100 बिलियन। चाइना से बहुत चीज़ें हमारी आती हैं यहाँ ज़रूरी। तो आपने देखा होगा 3 चीज़ों पे बात हुई, चाइना ने बोला नहीं नहीं हम इसको खोल देंगे। चाइना भी उसको हथियार बना के भारत के विरुद्ध प्रेशर पॉइंट बनाता है, जैसे टनल बोरिंग मशीन से। अब हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा प्रोग्राम है, टनल बोरिंग मशीन हमें चाहिए, टनल बनाने हैं, हमारी मेट्रो हर एक टायर 2 सिटी में बन रही है, पूरे देश में ये सब। सो इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका ट्रांसपोर्ट एब्सोल्युटली टनल्स बनानी है पानी के वगैरह। तो टनल बोरिंग मशीन्स जो हैं वो हमारे पास एडिक्वेट है नहीं, तो इसलिए चाइना से लेते हैं, क्योंकि वो काफ़ी, वो वैसे है जर्मन टेक्नोलॉजी, बनता चाइना में है, तो इसीलिए उसको उसका उन्होंने एक्सपोर्ट बंद कर रखा था। वो कुछ बोल दिया उन्होंने कोई कारण दिखा के। उसके बाद जो रेयर अर्थ्स होते हैं, जिसको हम मैग्नेट्स वगैरह बनते हैं, जिससे वो गाड़ियों में ज़रूरत होती है, कई मशीनों में ज़रूरत होती है, तो वो कंज्यूमर गुड्स में भी यूज़ होती है, तो वो भी उन्होंने बंद कर रखा था। और तीसरा आइटम था कुछ और मुझे याद नहीं आ रहा है। और फिर बात थी मानसरोवर यात्रा की, बॉर्डर ट्रेड की। तो ये सब बातों पे अब समझौता हो गया है, क्योंकि जब एक पड़ाव आया है जो अभी भू राजनीति में, तो चाइना भी देख रहा है कि इंडिया अगर हमारी तरफ झुके तो अच्छा है, क्योंकि अमेरिका जिस तरह से दबाव डाल रहा है और हमारा अमेरिका के साथ जो तनाव चल रहा है वो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। पर वो अपना फ़ायदा भी देख रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है, ट्रेड है, बहुत कुछ है हमारे साथ, फ़्लाइट्स अब शुरू हो जाएंगी। और ये हम भी कर रहे हैं कि अमेरिका को भी समझा दें, डायरेक्ट फ्लाइट इनफैक्ट शुरू हो गई है। हाँ हो गई है। ये हम कर रहे हैं क्योंकि भू राजनीति में जो पड़ाव पे हैं, अमेरिका का पेच थोड़ा कसा है। नहीं तो अमेरिका को भी मैंने सोचने का कुछ देना चाहिए ना, दाना देना चाहिए कि भाई आप ऐसे करोगे तो ये उसका नतीजा होगा। और हम अगर ट्रेड डील में उनकी जो टीम आनी थी उसको उन्होंने रोक दिया है। वो सोच रहे हैं कि इंडिया इस दबाव में आके एकदम हाथ पैर जोड़ेगा, मेरे पैर पकड़ लेगा, नतमस्तक हो जाएगा, हाँ, और वो उसको। और पाकिस्तान वैसे बहुत चालाकी से उसने ट्रम्प को पूरा क्रेडिट दे दिया कि सर आपके बिना तो पाकिस्तान का तो, और उन्होंने नोबेल प्राइज़ के लिए भी, क्योंकि उसके दिमाग में ये बैठ गया है कि मुझे नोबेल प्राइज़ चाहिए। पता नहीं, वो सनकी आदमी तो है ही थोड़ा, तो उसमें पता नहीं क्यों ऐसे दिमाग में वो किसी ने बिठा दिया, और किसी ने कहा कि ये आपकी बहुत बड़ी तो लेगेसी होगी। और वो ओबामा को मिला था ना एकदम बेफजूल का नोबेल प्राइज़, तो वो उसके चक्कर में उसके दिमाग में भी वो बैठ गया। डोनाल्ड ट्रम्प के दिमाग में तो रहता है कि जो चीज़ हासिल करनी है वो हाँ, उसके पीछे पड़ जाओ। उनको था कि वो पीछे पड़ गया, मुझे दोबारा राष्ट्रपति बनना है, वो बन गया दोबारा। उनके कभी कभी तो बात करते हैं कि मैं तीसरी बार भी बनूंगा, जब वो कॉन्स्टिट्यूशनली पॉसिबल नहीं है तब। पर आप देखिए वो डोमेस्टिकली भी काफ़ी लोगों को, लोग बड़े परेशान वहाँ भी हैं। कई लोगों को निकाल दिया है, 3000 फॉरेन मिनिस्ट्री से लोगों को निकाल दिया है, 3000। एडुकेशन मिनिस्ट्री बंद कर दिया है। इस तरह की वो चीज़ करें। जनरल्स जो हैं वहाँ पे, जो मिलिट्री चीफ्स हैं, उसमें से वो सबको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और जो ट्रेजरी, जो फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन है, उसको आज बोला है कि आप रिज़ाइन करें, क्योंकि उसको वो हटा नहीं सकते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली वो प्रोटेक्टेड इंस्टीट्यूशन है। तो उसको धमकी दे रहे हैं कि आप रिज़ाइन करें। ये इस तरह के माहौल वहाँ भी है, डोमेस्टिक भी है। तो टैरिफ जो है उसका असर अभी धीरे धीरे अमेरिका पे भी पड़ेगा, क्योंकि टैरिफ देगा कौन? आपने तो बढ़ा दिया, अमेरिका का कंज्यूमर देगा ना। बढ़ गया, कीमतें तो बढ़ने लगी चीज़ों काफ़ी, हाँ, चीज़ें महंगी, इन्फ्लेशन बढ़ गई है, कीमतें भी बढ़ रही हैं, फल सब्जी जो बाहर से आते हैं सारे। तो जब ये पब्लिक में, जब ये समझ आ जाएगा पब्लिक को कि ये पॉलिसी जो नीतियाँ उन्होंने चालू कर रखी है, कि उससे अमेरिकन आम आदमी को, जिसे हम कहते हैं, फ़ायदा नहीं होने वाला है। अब सवाल ये सर कि भारत की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इस समय में? भारत की स्टडी तो हम खुलेआम देख रहे हैं। हम तो मतलब लुका छुपी तो कुछ नहीं कर रहे हैं। हमने अमेरिका को बोला, देखिए हमारी जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है, जहाँ 50-60% लोग हमारे काम करते हैं, ये लाइवलीहुड का मामला है। अगर आपसे हम इंपोर्ट करने लगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे? ये तो ख़त्म हो जाएंगे। और वैसे ही हमारे यहाँ
गरीबी भी है, हमने नौकरी की हमने तो वैसे भी अमेरिका को इतना बड़ा बाजार दिया हुआ है। हमने दिया हुआ है, बिल्कुल। हमने रिटेल में नहीं दिया, लेकिन होलसेल में हमने ग्रोसरी और बाकी चीज़ों का वो मार्केट दे रखा है। कई है। हमने आईटी का पूरा मार्केट दे रखा है। हम अगर अगर आज फेसबुक और गूगल और एडोब और इन कंपनीज के लिए अपना बाजार बंद कर दे, जैसे चाइना ने बंद किया हुआ है गूगल को और बाकी चीज़ों को, तो बुरा हाल हो जाएगा। तो ये बोरिया बिस्तर समेटेंगे दुनिया से। हाँ, नहीं नहीं, ऐसा आपको है। 140 करोड़ लोगों का मार्केट कहाँ मिलेगा? नहीं, वही तो, दैट इज़ अ बिग फैक्टर फॉर द ग्लोबल कम्युनिटी। सिर्फ यूरोप का भी है, हमने अभी यूके के साथ भी एफटीए कर लिया है। वो भी जानते हैं, समझते हैं कि भारत का मार्केट इम्पोर्टेंट है, और भारत आर्थिक प्रगति जो कर रहा है, तो वो धीरे धीरे वो चौथा या तीसरा बनेगा ही। तीसरा तो बनेगा ही, इसमें तो कोई, तो उस पर भी वो नज़र रख रहे हैं कि भारत को के थोड़ा सा कंस्ट्रेन करना का, ये भू राजनीति की बेसिक चीज़ें हैं, थोड़ा बैलेंसिंग जिसे हम कहते हैं। और उधर क्या कहते हैं, और एक चीज़ और है जो ट्रम्प के, मैंने सुना है कि ट्रम्प ने लिस्ट बनाई थी कि अमेरिका का किस देश के साथ ट्रेड इम्बैलेंस है, तो उसमें भारत आ जाता है $45 बिलियन के करीब। 49 हाँ, कि 45 मेरे से जो कम लेता है और जिससे हम ज़्यादा लेते हैं, तो उसकी थोड़ी वो बैलेंसिंग, तो उन्होंने पूरी जो मतलब WTO जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग ऑर्डर जिसे हम इसमें कहते सर क्या ये भी इंक्लूड, हथियार भी इंक्लूड, डिफेंस भी इंक्लूड हैं, होता नो है? डिफेंस इंक्लूडेड नहीं है। तो फिर कई चीज़ें वो इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसका जो प्रभाव अमेरिकन कंज्यूमर पे इतना ज़्यादा पड़ेगा कि वो उस पर उन्होंने हाथ नहीं डाला। फार्मास्यूटिकल पे ड्रग्स पे नहीं डाला, क्योंकि वो कंज्यूमर को ऐसा इफेक्ट करेगा। वैसे ही दाम वहाँ ज़्यादा है, और इंडियन जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे यहाँ से बहुत जाता है, पता नहीं 3-4 बिलियन का तो जाता ही होगा। तो मुझे एग्जैक्ट फिगर मालूम नहीं है, पर ये मिल जाएगा, कभी ढूंढने से मिल जाएगा कितना। तो उस पर उन्होंने अभी तक उन्होंने कई एग्जाम्पशंस भी दे रखे हैं, मतलब उस पर उन्होंने कुछ किया नहीं। तो उन्होंने रशियन ऑयल पे एग्जेम्पशन दे रखा है, हम जो रिफाइन करके उनको देते हैं। हाँ, अब उस पर वो कह रहे हैं कि आप क्यों खरीद रहे हो, पर चाइना पे कुछ नहीं कर रहे हैं। तो एक उनके जो पता नहीं उनके ऑफिस में थे या कोई थे, मैंने सुन रहा था, तो उससे पूछा गया था कि तो आप ये क्या कर रहे हैं कि इंडिया पे लगा रहे हैं पर चाइना पे नहीं। कहते नहीं, चाइना पे हम नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे पे ज़्यादा असर। और रशिया वाले सवाल पे कहते मुझे पता नहीं, मैं देखूंगा। हाँ, डोनाल्ड ट्रम्प से जब पूछा गया। एग्जैक्टली। तो ये थोड़ा सा एक फॉग सा चल रहा है, मतलब मैं कहूँगा ये फॉग है, क्लियर कोई चीज़ें नहीं दिख रही। लेकिन अमेरिका अगर डिफेंस इंक्लूड, अमेरिका में 3-4 इंडस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। डिफेंस सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है वर्ल्ड का, रक्षा के बाजार में सबसे बड़ा खिलाड़ी है वो डिफेंस के मार्केट में, आईटी, इसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड बाकी चीज़ें, और आपका लिकर एंड बाकी चीज़ें, ये 3-4 चीज़ें वो मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में होती हैं। अगर आप डिफेंस किसी भी कंट्री को बेच रहे हो, अगर हम उसको ट्रेड में काउंट नहीं कर रहे हैं, तो वो भी ट्रेड इम्बैलेंस का पार्ट होगा। भारत डिफेंस में बहुत तेज़ी से राइज करा हुआ, जैसे आपने देखा अभी हाल के फिलहाल में 2023-24 का डेटा जो है वो 26,000 करोड़ के आसपास का एक्सपोर्ट है हमारा, जो करीबन 400-500 CR का एक्सपोर्ट होता था 2004 के आसपास, 2004 के आसपास। तो ये जो राइज है भारत का डिफेंस के सेक्टर में, क्या उसको ये भी लग रहा है कि अभी हमने 101 ऐसे रक्षा वस्तु हैं जो डिफेंस मटेरियल्स हैं जिनको हमने बैन किया हुआ है कि वो यहीं बनेंगे। 100 से ज़्यादा देशों को हम हथियार एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें हम ब्रह्मोस की भी डील हो रही है, पिनाका की भी डील हो रही है। इसके अलावा जो है हमने HAL के तेजस की भी अब बात 1-2 देशों से चल रही है कि हम आपको देंगे बनाकर। क्या ये भी चुभ रहा है अमेरिका को? देखिए, इंटरनेशनल बाज़ार में कंपटीशन तो होगा ही, चुभ तो ज़रूर रहा होगा कि हमारी मार्केट में ये घुस रहे हैं, क्योंकि हम इसको काफ़ी देर हद तक कंट्रोल करते हैं। वर्चस्व हो रहा है। हाँ, कि हमारी बपौती चल हमारी रही है। जो परसेंटेज है, और अमेरिका का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जिसे कहते हैं, वो बहुत ही प्रभावशाली है। प्रेसिडेंट को तो वो खरीद लेते हैं ऑलमोस्ट। प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने ये कंप्लेंट किया था कि मैं इनको कैसे डील करूं, ये इतने हावी हैं पॉलिटिक्स में, कांग्रेस में, सेनेट में, वो जो अमेरिकी सबको उनके जेब में है। अमेरिकी रक्षा कंपनीज जो हाँ, रक्षा जो कंपनीज हैं, और उनको ये भी चाहिए कि लड़ाई चलती रहे, कहीं ना कहीं युद्ध तो हमें छेड़ना ही पड़ेगा, हम खुद ना करें पर कहीं और छेड़ेंगे। तो सही।
हाँ, तो कोल्ड वॉर के बाद, यानी कोल्ड वॉर की शुरुआत से और आज तक अमेरिका ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई 65-70 ऐसे युद्ध चालू किए हैं, मतलब करवा दिए या खुद उसमें इन्वॉल्व हो गए, या मैं कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहा है। हाँ, कि उससे हमारा माल बिकेगा, हमारा डिफेंस। अभी अब देखिए इसराइल को कितना हथियार दिया उन्होंने। हाँ, तो वो गाजा में जो हुआ और सीरिया में, लेबनान में, इसराइल तो हमेशा ही अमेरिकन हथियार से ही चलता है। यूक्रेन को कितना हथियार दिया। यूक्रेन को अब यूरोपियन भी बेच रहे हैं वहाँ के कि तुम मरो पर हथियार हमारा ले लो। पाकिस्तान को भी फिर बेचने की कोशिश हाँ, करेंगे। पाकिस्तान को में ले भी जाओ। बेचेंगे वो। पाकिस्तान के पास प्रॉब्लम यह है कि वो अभी उनको लोन दे के बेचना पड़ेगा क्योंकि लोन पैसे दिलवाया नहीं। ना, आईएमएफ से लोन हाँ, तो दिलवा दिया है आईएमएफ में पाकिस्तान कितनी बार गया है? अभी। 26 बार। 26 बार। तो उसकी हालत तो हम जानते ही हैं। पर पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि वो आर्मी का दबदबा है, बिना आर्मी के पॉलिटिशियन कुछ कर नहीं। पॉलिटिशियन तो एक वो है, बकौटा है, वो उनकी चलती नहीं है। अब देख लीजिए इस ऑप्शन के बाद क्या हुआ है। अपने आप को ही उन्होंने फील्ड मार्शल बनवा दिया, फिर वो पता नहीं एक वो जैसे हमारे यहाँ पद्म भूषण या कुछ होता है वो ले लिया। तो आर्मी जो कहता है वो वही होता है। और पॉलिटिशियन, इमरान खान को देखिए किस तरह से अभी भी जेल में डाला हुआ है। सबसे लोकप्रिय देखिए politician, पाकिस्तान की इतिहास में कोई भी ऐसा एक प्रधानमंत्री नहीं है जिन्होंने 5 साल अपनी कुर्सी में बैठ सके, क्योंकि आर्मी ने शुरू से ही वहाँ कंट्रोल इतना रिजीम कंट्रोल किया। कंट्रोल कर लिया। सर एक चूंकि समय की कमी है, आपने बहुत सारी रिजीम देखी, जैसे कि वो 4 दशक का अनुभव है आपको। मौजूदा सरकार की बात करें, मौजूदा सरकार ने जैसे चीज़ों को टैकल किया है, फॉरेन रिलेशंस या फिर ऑप सिंदूर, इससे पहले हमने सर्जिकल स्ट्राइक देखा, हमने एयर स्ट्राइक देखा, उसको आप कैसे देखते हैं और इससे पहले की सरकार के अप्रोच को कैसे देखते हैं आप? देखिए इन अ मैक्रो सेंस मैं कहूँगा, देखिए आर्थिक जो हमारी जो ग्रोथ है वो मतलब चलता रहा, क्योंकि उसको चलाना इतना आसान नहीं है। आपको प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, आपको किस सेक्टर में ज़्यादा करना है, किस में कम करना है। तो आर्थिक सेक्टर में तो इस सरकार ने जो किया है तो मैं तो उसकी सराहना करूँगा। फॉरेन पॉलिसी के डोमेन में भी आप देख लीजिए हमने किस तरह से गल्फ में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में और यूरोप में भी यूके के साथ एफटीए कर लिया, उधर हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी एफटीए कर लिया। तो ये जो हमने मालदीव्स में हमने जो शुरू दिक्कत हुई थी उसके बाद ठीक कर दिया, श्रीलंका के साथ दिक्कत हुई थी, हमने फिर भी श्रीलंका को हेल्प किया, 3-4 बिलियन डॉलर हमने दिए। तो वो अभी भी श्रीलंका के पार्लियामेंट में डिस्कशन में बात उठी थी, तो उन्होंने बोला कि हम तो बड़े आभारी हैं इंडिया के। तो इस तरह से हमने देखा है उधर म्यांमार में। अब बांग्लादेश के साथ हुआ है कि वहाँ पे एक मतलब जो एक छोटा सा मतलब हलचल मच के एक रेवोल्यूशन हो गया, वहाँ भी अच्छा चल रहा था। कहते हैं वो जो क्या नाम है उनका, बांग्लादेश के जो नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री, हाँ, प्रोफेसर यूनुस जी, तो वो भी कहते हैं वो अमेरिका के बहुत पुराने एसेट जैसे हैं, या सीआईए के बहुत पुराने एसेट हैं। उनको नोबेल दिलाने में और उनको एक्टिवेट करने में या कल्टीवेट करने में ही में भी अमेरिका का ही हाथ रहा है। देखिए ये तो सब जानते हैं कि वो काफ़ी प्रो अमेरिकन है, और उन्होंने क्लिंटन, ओबामा, इनके साथ, डेमोक्रेट्स के साथ उनका बहुत ही, उन्होंने क्लिंटन फाउंडेशन में डोनेशन भी दिया है। तो हाँ, उनका काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ, और अमेरिका उनको पसंद करता है। अभी भी मुझे सुनने में आ रहा है, वहाँ से लोग मुझे बता रहे हैं कि अमेरिका वहाँ इलेक्शन नहीं चाहता है। वो चाहता है कि यूनुस बैठे रहें और वो उनकी बातें सुनते रहें, और वो अमेरिका का दबदबा वहाँ बहुत बढ़ गया है। अब चाइना को फिर उसका मतलब वो सोच में पड़ गए हैं कि अब हम क्या करें। चाइना भी कोशिश कर रहा है, अगर इलेक्शन हुआ तो एक डिफरेंट कॉम्प्लेक्शन के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वहाँ बनेगा। तो अभी माहौल थोड़ा वहाँ पे अनक्लियर है, पर लग रहा है कि इलेक्शन शायद हो। पर कई लोग चाहते नहीं इलेक्शन कि, क्योंकि इलेक्शन में वो जीतेंगे नहीं। ये स्टूडेंट लीडर्स जो हैं यही इलेक्शन नहीं चाहते हैं। सर पहले के रिजीम में और अब के रिजीम में भारत में कितना चेंज आ गया? देखिए हर एक रेजिम में चेंज होता है, मैं किसी को सिंगल आउट करके बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतिहास का जब आप पन्ना पलटते हैं
तब उस ज़माने में हमारी क्या पोजीशन थी, किस माहौल में हमने डिसीजन लिया, वो देखना बहुत ज़रूरी होता उसका है। इवैल्यूएशन जरूरी हाँ, ये 50 साल बाद इसको हम हाइंडसाइट करते हैं। अब हिस्ट्री में आप बाइनोकुलर से देखेंगे तो थोड़ा बहुत उसमें प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि उन ज़माने की क्या पॉलिटिक्स थी, क्या माहौल था, क्या राजनीति थी, और उस राजनीति का क्या प्रेशर थे, उसमें कोई डिसीजन किसी ने अगर लिया हो तो उसको आज के दौर पे समटाइम्स कंपेयर करना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सब प्रधानमंत्री हमारे देश में जो बने हैं सब ने कंट्रीब्यूट किया है और सब नेशनलिस्ट थे एक तरह से। गलतियां सबसे होती हैं, गलतियां तो होती ही हैं। अब हम बैठ के समझते हैं कि अच्छा वो गलती हमने क्यों की, वो क्यों हुआ। अब क्या माहौल था, क्या उनके दिमाग में था, ये बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो तो रहे नहीं, वो तो डिफेंड नहीं कर सकते आपको। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इतिहास अपनी जगह पर है, पर हमें तो आगे देखना है। हाँ, भारत को आगे बढ़ाना है। क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी, और जिसमें मैं इसको मैं कहता हूँ कि फॉरेन प्लस नेशनल पॉलिसी, इसमें इसमें एक ही मकसद है हमारा, भारत को ऊपर ले जाना, भारत के इकोनॉमी को ऊपर ले जाना, भारत के टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को ऊपर ले जाना, भारत के हर एक घर में मतलब कभी ना हो किसी चीज़ की, ये हमारा उद्देश्य। क्योंकि हम कहाँ से आए हैं, ब्रिटिश जब हमको छोड़ के गए थे यहाँ पे, छोड़ के नहीं, हमको खाली करके हाँ गए थे। खाली करके गए थे, सही बोल रहे हो तो बिल्कुल। मतलब जब इंडिपेंडेंस हुआ 33% था, जीडीपी पे थे, इवन मुगलों के बाद भी क्या बात। 1600 के पास और एक आप और जब वो गए तो हमको 2.5% पे वो छोड़ के ब्रिटिश गए। हिस्टोरियन ने पूरी किताब लिखी है इस पे कि जब ब्रिटिश आने से पहले भारत का शेयर क्या था जीडीपी, ग्लोबल जीडीपी में। हाँ, 34% चाइना और क्या था। भारत दोनों मिलके पूरा मेजर शेयर था। कहाँ से हमको कहाँ पहुँचा दिया। और हमारी एक इकोनॉमिस्ट हैं जो मेरे ख्याल अमेरिका में ही है, उन्होंने एक अच्छा पेपर लिखा था, कैलकुलेट किया था कि अंग्रेज़ कितना माल ले गए थे हमसे। तो उनका कैलकुलेशन ये है कि 45 ट्रिलियन पाउंड्स वो यहाँ से निकाल के ले गए थे। इतनी बड़ी इकोनॉमी तो यूएस की नहीं आज की डेट उनकी जो प्रॉस्पेरिटी है वो हमारे पैसे से बनी है। में। तो खत्म हो गया, तो खाली हो गया, खा खत्म कर दिया उन्होंने। अब कितने दिन चलेंगे भाई, अब उनका एम्पायर ख़त्म हो गया, वो तो इतना पैसा उन्होंने लूटा है, अब उस पर चल रहा था इतने दिन, अब थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। चक्रवर्ती सर, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। वक्त की कमी है, लेकिन ऐसा लग रहा है बातचीत का सिलसिला जो है वो जारी रखना चाहिए, बातचीत और होनी चाहिए। कई ऐसे आयाम मुद्दे थे, कई ऐसे आयाम थे जो छूट गए। दोबारा इसको कवर करेंगे, दोबारा बातचीत करेंगे। जल्द आपसे मुलाकात होगी तो और मुद्दों को डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे कि भारत फिलहाल जो है वो किस तरह से राइज कर रहा है, कैसे तरक्की कर रहा है, और इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को लेकर क्या बातचीत होती है। चक्रवर्ती सर, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे पूर्व राजनयिक पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी, जिन्होंने बताया कि अमेरिका क्या सोच रहा है, पाकिस्तान की क्या भूमिका है, पाकिस्तान क्या करना चाहता है, बांग्लादेश की क्या स्थिति है, चाइना क्या सोच रहा है, और ये टैरिफ वॉर में हम इस वक्त किस तरह से कहाँ पर हैं और इसको कैसे हम डील कर सकते हैं। उम्मीद है आपको बातचीत ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये शो कैसा लगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया डेली पर खबरें लगातार जारी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।